नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल रिया कोचिंग क्लासेस जयपुर में। प्यारे दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आज के इस सेशन में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं रीजनिंग की, और रीजनिंग के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो रहेगा हमारा कैलेंडर। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना विलंब किए। एक बार पुनः आप सभी प्यारे दोस्तों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का जो हमारा सबसे पहला नया टॉपिक है दोस्तों, उसमें हम लोग बात करेंगे किसको लेकर, रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर को लेकर। आप सभी को मालूम है, जब भी हम लोग नई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से पहले हमें उसका क्या मालूम होना चाहिए, परिचय मालूम होना चाहिए। यदि मैं बात करूं दोस्तों किसको लेकर, कैलेंडर को लेकर, तो याद रखना, जब भी कैलेंडर की बात की जाए तो ये जो कैलेंडर होता है दोस्तों, यह है दिन, महीना और वर्ष के बीच में जो संबंध होते हैं, उन संबंधों को यह दर्शाने का क्या होता है, एक साधन होता है। तो सबसे पहले हमने जाना कि यह जो कैलेंडर है, कैलेंडर दिन, महीना और वर्ष के बीच में जो संबंध होते हैं, इनको दर्शाने का क्या होता है दोस्तों, एक साधन होता है। इसके बाद देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सामान्य वर्ष का मतलब क्या होता है। याद रखना, सामान्य वर्ष को हम लोग साधारण वर्ष भी कह सकते हैं। क्या कहोगे, साधारण वर्ष। देखो, साधारण वर्ष, सामान्य वर्ष, यानी ये हो गया आपका सिंपल ईयर। इसको ऑर्डिनरी ईयर भी कहा जाता है। देखो, जब भी सामान्य वर्ष की बात आई तो आप लोग याद रखना, जिस वर्ष में 4 का भाग पूरी बार नहीं जाए वह वर्ष क्या कहलाता है, सामान्य वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप लोग परिभाषा नोट कीजिए कि वह वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है वह क्या कहलाता है, सामान्य वर्ष कहलाता है। देखिए कैसे, मान के चलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2003 और एक एग्जाम्पल मैंने लिया 2016। अब देखो, जब आप लोग 2003 के अंदर 4 का भाग दोगे तो 2003 में 4 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा। लेकिन जब आप लोग 2016 के अंदर 3 का भाग दोगे, 4 का भाग दोगे, तो याद रखना 2016 के अंदर जो है वो 4 का भाग पूरी बार चला जाएगा। जब 2016 में 4 का भाग पूरी बार चला जाएगा तो यह क्या कहलाएगा दोस्तों, यह कहलाएगा आपका एक लीप वर्ष। क्योंकि ध्यान रखना, जिस वर्ष में 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है वह साधारण वर्ष यानी सामान्य वर्ष कहलाता है, और जिस वर्ष में 4 का भाग पूरी बार चला जाए वह क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। इसके बाद देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि सामान्य वर्ष जो होता है वह ऐसा वर्ष होता है जिसमें 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है। अब देखो, इसके बाद याद रखना, सामान्य वर्ष जब भी आएगा तो सामान्य वर्ष के अंदर जो फरवरी का महीना होगा, इस फरवरी के महीने में कितने दिन होंगे, 28 दिन। एक बात तो आप लोग ये याद रखना कि सामान्य जो वर्ष होता है, यानी जो हमारा साधारण वर्ष होता है, जनरल ईयर, इसके अंदर फरवरी का जब महीना आता है तो फरवरी के महीने में दिनों की संख्या कितनी होती है, 28। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सामान्य वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना इसमें कुल दिनों की जो संख्या है वो होती है 365। जब 365 में हम लोग 7 का भाग देंगे तो 365 में 7 का भाग जाएगा कितनी बार, 52 बार। यानी 52 तो क्या होते हैं, सप्ताह होते हैं। और दूसरी बात, एक दिन क्या होता है, शेष बचता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा दोस्तों सामान्य वर्ष के बारे में, यानी जनरल ईयर के बारे में, कि ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरी बार नहीं जाए
वह क्या कहलाता है, सामान्य वर्ष कहलाता है। दूसरी बात, सामान्य वर्ष के अंदर कुल दिनों की संख्या यानी टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है, 365 होती है। 365 में जब हम लोग 7 का भाग देते हैं तो 52 बार जाता है, यानी 52 तो सप्ताह आते हैं और एक दिन क्या होता है दोस्तों, शेष बचता है। इसके बाद देखिए फरवरी का जो महीना होता है वह कितने दिनों का होता है, तो याद रखना फरवरी का महीना जो है वो 28 दिनों का होता है। नेक्स्ट देखिए, सामान्य वर्ष के बाद में हम लोग बात करेंगे लीप वर्ष को लेकर। जब भी लीप वर्ष की बात की जाए, याद रखना एक ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरी बार चला जाए वह क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। क्लियर। लीप वर्ष के अंदर अगर मैं फरवरी के महीने की बात करूं तो फरवरी का जो महीना है दोस्तों वो कितने दिनों का होता है, फरवरी का महीना होता है 29 दिनों का। ठीक है। दूसरी बात, फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए लीप वर्ष के अंदर कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, तो कुल दिनों की अगर आपसे संख्या पूछता है तो याद रखना लीप वर्ष के अंदर कुल कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। क्लियर। दूसरी बात, 366 क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पर फरवरी का जो महीना है वो कितने दिनों का होता है दोस्तों, 29 दिनों का होता है। आगे देखिए 366 दिन होते हैं। 366 में जब हम लोग 7 का भाग देते हैं तो वही कितनी बार जाता है, 52 बार जाता है, यानी 52 तो सप्ताह आते हैं, लेकिन शेष दिनों की संख्या है जो हमारे पास कितनी बचती है दोस्तों, 2 बचती है। कहने का मतलब ये हो गया 52 में जब 7 का भाग 366 में जब 7 का भाग देंगे तो 52 बार जाएगा और शेष कितना बचेगा हमारे पास, 2 शेष बचेगा। अब देखिए छोटी सी बात आप लोग समझना, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, यहाँ पर छोटा सा एक प्रश्न है कि निम्न में से साधारण वर्ष नहीं है। एक क्वेश्चन दिया मैंने कि बताओ निम्न में से साधारण वर्ष नहीं है। ऑप्शन दिया 1966, ऑप्शन क्या दिया दोस्तों मैंने यहाँ पर 1966। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया 2017। तीसरा मैंने आपको ऑप्शन दिया 2021। ठीक है। और चौथा जो मैंने ऑप्शन दिया वो आपके सामने है, कितना, 2024। अब देखिए एक एक बात को समझने का आप लोग प्रयास करना। सबसे पहला ऑप्शन हमने देखा कि 1966। अब आपको ये देखना है कि 1966 के अंदर 4 का भाग पूरी बार जाता है या नहीं जाता। देखिए आपने भाजकता के नियम पढ़े होंगे। भाजकता का नियम ये कहता है जब भी हमें किसी संख्या में 4 का भाग देना हो तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, पूरी संख्या में भाग देने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट के 2 अंकों में आप लोग भाग देकर देख लो। अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग पूरी बार चला जाए तो निश्चित रूप से आपकी उस संख्या में भी 4 का भाग पूरी बार जाएगा। तो हमने देखा 66 में जब मैं 4 का भाग देता हूँ तो 66 में 4 का भाग देने पर 4 का भाग मैंने 66 में दिया तो कितनी बार गया, 1 बार। जब मैंने 66 में 4 का भाग दिया तो 1 बार गया, यानी 6 में 4 का भाग दिया तो 1 बार गया, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 2 का मतलब कितने हो गए, 26। जब मैं 26 में 4 का भाग देता हूँ तो आपको पता है 26 में 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है। जब 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है किसी भी संख्या में तो वह क्या कहलाता है, साधारण वर्ष कहलाता है। आपको पता है 1966 तो साधारण वर्ष है। क्यों है, क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है। इसके बाद देखो 2017 को अगर मैं देखूं तो आपको पता है 2017 में भी 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है।
तो 2017 जो है वो भी क्या है आपका यहाँ पर साधारण वर्ष है। फिर देखो 2021 में जब 4 का भाग देंगे तो पूरी बार नहीं जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2021 जो है वो भी क्या है दोस्तों एक साधारण वर्ष है। अब मैंने कहा 2024 लास्ट के 2 डिजिट देखिए, 24 में 4 का भाग पूरी बार जाता है, तो अगर 24 में 4 का भाग पूरी बार जाता है तो निश्चित है 2024 में भी 4 का भाग पूरी बार जाएगा। तो जिस वर्ष में 4 का भाग पूरी बार चला जाए वह क्या कहलाता है दोस्तों, लीप वर्ष कहलाता है। तो हमने पढ़ा कि निम्न में से साधारण वर्ष नहीं है, मतलब ये जो डी है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो डी है ये आपका साधारण वर्ष नहीं है, यानी कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। तो यही क्या होगा आपका यहाँ पर 100% राइट आंसर। ये तीनों आपके इस प्रश्न के आंसर नहीं है, लेकिन ये तीनों क्या है आपके दोस्तों साधारण वर्ष है। जबकि प्रश्न में क्या पूछा गया कि साधारण वर्ष नहीं है, मतलब आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 2024। तो सिंपल सी 2 बातें आप लोग याद रखना प्यारे दोस्तों कि कैलेंडर जो होता है यह है दिन, महीना और वर्ष के बीच में संबंध बताने का क्या होता है, एक साधन होता है। जिस वर्ष में 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, साधारण वर्ष कहा जाता है। साधारण वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं और 365 में जब 7 का भाग देते हैं तो 52 बार जाता है, यानी 52 तो सप्ताह होते हैं और 1 दिन शेष बचता है। फिर इसी प्रकार हमने पढ़ा कि साधारण वर्ष के अंदर फरवरी का जो महीना है वह 28 दिनों का होता है। अगर लीप वर्ष की बात करें तो याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आप लोग नोट करना कि लीप वर्ष 4 साल में एक बार आता है, ठीक है। इस कारण फरवरी का जो महीना होता है उसमें 29 दिन होते हैं, टोटल दिनों की संख्या 366 होती है, 52 तो सप्ताह होते हैं और 2 दिन शेष बचते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं सामान्य वर्ष हमने पढ़ा, लीप वर्ष हमने पढ़ा। अब आएगा दोस्तों हमारे पास सौर वर्ष। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में जीके में भी आपको मिल सकता है। समझिएगा आप लोग मेरी बात को ध्यान से। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। तो एक बार जल्दी से इस सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए। सुनिए ध्यान से, सौर वर्ष। आपको पता है दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है वह पृथ्वी अपनी धुरी पर, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपनी धुरी पर 365 सही 1/4 दिन में घूमती है। यदि कोई भी आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए हमारी जो पृथ्वी है वह अपनी धुरी पर कितने दिनों में घूमती है, तो आपका आंसर होगा 365 सही 1/4। आगे देखिए, तो हम लोग सीधा सा कह सकते हैं कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करती है तो एक चक्कर पूरा करने में वह जितना समय लेती है वही क्या कहलाता है दोस्तों, सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप लोग इसकी परिभाषा नोट करना चाहिए तो लिख सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेती है वही क्या कहलाता है, सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, अगला पॉइंट है हमारा कि लीप वर्ष और लीप शताब्दी का पता कैसे लगाया जाए। अगर आप ये चाहो कि सर हम लीप वर्ष का और लीप शताब्दी का पता कैसे लगाए, तो इसके लिए देखो आपको क्या करना होगा, जो वर्ष आपको दिया जाएगा दोस्तों उस वर्ष में आप लोग 4 का भाग देकर देखेंगे। तो अगर 4 का भाग पूरी बार चला जाता है तो वह आपका लीप वर्ष होगा, अन्यथा वह आपका क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। इसी प्रकार अगर शताब्दी में दोस्तों अगर 400 का भाग पूरी बार चला जाता है तो वह लीप शताब्दी कहलाती है। क्लियर। तो लीप वर्ष का पता करने के लिए 4 का भाग देंगे और लीप
शताब्दी का पता करने के लिए किसका भाग देंगे दोस्तों, 400 का भाग देंगे। आगे देखिए, इसके बाद आता है हमारे पास कि लीप शताब्दी। अब देखो मैंने यही बताया कि जिस शताब्दी के अंदर 400 का भाग पूरी बार चला जाए वह क्या कहलाती है दोस्तों, लीप शताब्दी के नाम से जानी जाती है। देखिए किस प्रकार से, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा 800, 1200, 1600, 2000, 2400। तो आप लोग कहेंगे कि सर ये ऐसी शताब्दियां हैं जिनमें 400 का भाग पूरी बार जाता है। क्लियर, अगर इनमें 400 का भाग पूरी बार जाता है तो निश्चित यह क्या कहलाती है, लीप शताब्दी कहलाती है। आगे आता है विषम दिन। देखिए दिनों की संख्या में विषम दिन जब भी निकालना हो तो याद रखना आप लोग क्या करोगे, विषम दिन यानी ऑड डेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, दिनों की जो संख्या होती है इस दिनों की संख्या में हम लोग किसका भाग देते हैं, 7 का। और 7 का भाग देने पर जो यहाँ हमारे पास शेष बचता है यही शेष क्या कहलाता है, विषम दिन के नाम से जाना जाता है। याद रखना दिनों की संख्या में 7 का भाग क्यों दिया जाता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन बाद वही बार क्या होता है दोस्तों, रिपीट होता है। तो देखिए जब भी विषम दिन निकालना हो तो दिनों की जो संख्या होगी, याद रखना इस दिनों की संख्या में आप लोग किसका भाग दोगे, 7 का भाग दोगे तो आपके पास क्या जाएगा, शेष बचेगा। जो शेष बचेगा वही क्या कहलाएगा, हमारा विषम दिन कहलाएगा। इसके बाद देखिए अब कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो अगर हमारे को याद रहेगी तो प्रश्न को सॉल्व करने में हमें समय बहुत कम लगेगा और यह हमारे लिए सुविधाजनक रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि सामान्य वर्ष का जो प्रारंभ है और समापन जो है वो किस प्रकार होता है। देखिए सामान्य वर्ष का प्रारंभ, मान के चलिए सामान्य वर्ष का एग्जाम्पल जो है वो मैंने लिया 2005, मैं ले सकता हूँ 2006, मैं ले सकता हूँ 2007, मैं ले सकता हूँ 2009, मैं ले सकता हूँ 2010, मैं ले सकता हूँ 2011। यानी हमने पढ़ा कि सर ये जो वर्ष है ये ऐसे वर्ष है दोस्तों जो क्या कहलाते हैं, सामान्य वर्ष कहलाते हैं, क्योंकि इनमें 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है। अब आपको पता है 5 के बाद में आया 6, 6 के बाद में आया 7, 7 के बाद में आएगा 8, यानी लीप वर्ष जो है वो 4 साल में एक बार आता है। अब देखो सामान्य वर्ष का जो प्रारंभ है, सुनिएगा आप लोग मेरी बात को ध्यान से, चाहे सामान्य वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, आपको पता है सामान्य वर्ष की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो पहले सामान्य वर्ष को हम लोग जानते हैं। सामान्य वर्ष का जो प्रारंभ है दोस्तों वो कब से होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं 1 जनवरी से। ठीक है, सामान्य वर्ष प्रारंभ होता है 1 जनवरी से। और अगर समापन की बात करें तो समापन होता है दोस्तों 31 दिसंबर को। जो भी सामान्य वर्ष होता है वह प्रारंभ होता है 1 जनवरी को, और दूसरी बात चाहे लीप वर्ष हो वह भी 1 जनवरी को प्रारंभ होगा, और वो भी कब पूरा होगा, 31 दिसंबर को। तो लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष प्रारंभ होता है 1 जनवरी को और पूरा कब होता है दोस्तों, वह 31 दिसंबर को पूरा होता है। तो पहला पॉइंट आप लोग नोट कीजिए कि सामान्य वर्ष का प्रारंभ जिस वार से होता है वह उसी वार को क्या होता है, समाप्त होता है। आराम से आप लोग इनके नोट्स बनाते हुए चलिए। ये इस प्रकार से आपको पढ़ाया जा रहा है कि जब आप इनके नोट्स बनाने बैठोगे तो आप लोग आसानी से इनके नोट्स तैयार कर सकते हैं और फिर इसके बाद किसी भी प्रकार को आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी कैलेंडर को लेकर। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आपने नोट किया कि सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है
वह उसी वार को क्या होता है, समाप्त होता है। एक बार इसको आप लोग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए। मान के चलिए दोस्तों, मैं आपसे कहूँ कि जैसे मैंने आपसे कहा, एक एक बात को आप लोग ध्यान से समझते हुए चलिएगा। मैंने आपसे कहा कि अगर 1 जनवरी 2005, देखिए मैंने क्या कहा कि 1 जनवरी 2005 को क्या है, संडे। मैंने आपसे कहा 1 जनवरी 2005, आप कहोगे सर 1 जनवरी आ गई मतलब सामान्य वर्ष क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। तो मैंने पूछा 1 जनवरी 2005 को संडे है, तो आप लोग मुझे बताइए 31 दिसंबर 2005 को क्या वार होगा। अब आपने कहा कि सर देखो 1 जनवरी 2005, 31 दिसंबर 2005, यानी 2005 वर्ष समान है। 1 जनवरी को प्रारंभ हुआ और 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, उसका समापन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर 1 जनवरी 2005 को संडे है तो 31 दिसंबर 2005 को भी क्या होगा, संडे होगा। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर में बताइए ये संडे कैसे होगा। तो सुनिएगा दोस्तों, सामान्य वर्ष की जब बात की जाती है साधारण वर्ष की, तो साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या होती है 365। अब हमें क्या करना होता है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच का अंतर निकालना होता है। तो दिनों का अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि दोनों तारीख में से किसी एक ही डेट को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो समझना मेरी बात को, 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक टोटल 365 दिन होते हैं। तो मुझे बताइए 1 से लेकर 365 दिनों के बीच का जो अंतर आएगा, यानी 365 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 364। जब 364 में हम लोग 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग जो है दोस्तों वो जाएगा 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, यानी 52 बार पूरी बार जाएगा। तो शेष जो है वो हमारे पास क्या बचेगा, 0। अब शेष 0 बच गया, मतलब संडे में 0 को जोड़ेंगे तो संडे आएगा। तो सिंपल सी बात आप लोग याद रखना, साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है वह उसी वार को क्या होता है, समाप्त होता है। मान के चलिए साहब, साधारण वर्ष की जगह अगर हम लोग बात करें किसकी, लीप वर्ष की, तो आप लोग जानना दोस्तों कि लीप वर्ष का जो प्रारंभ है और समापन किस प्रकार होता है। लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है दोस्तों, वह उससे जस्ट अगले वार को क्या होता है, समाप्त होता है। एक बार ध्यान से समझना मेरी बात। मान के चलिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों। मैंने आपसे कहा कि 1 जनवरी 2008, आपने कहा सर 2008 लीप वर्ष है। मैंने पूछा बताओ बच्चों लीप वर्ष क्यों है, तो आप कहोगे सर इसमें 4 का भाग पूरी बार जाता है। अब देखो 1 जनवरी 2008, अगर 1 जनवरी 2008 को मान लीजिए वेडनेसडे है, यानी बुधवार है, तो बताओ 31 जो दिसंबर होगा 2008 उसको क्या वार आएगा। समझिए एक बात है दोस्तों, आपने जानी कि सर लीप वर्ष की जब हम बात करते हैं तो उसमें कुल दिन होते हैं 366। मैंने कहा था दोनों तारीख में से किसी एक ही तारीख को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, यानी हमें दिनों का बीच का अंतर ज्ञात करना होता है। तो 366 में से अगर मैं 1 को घटा दूं तो कितने बचते हैं दोस्तों, 365। 365 में जब 7 का भाग दूंगा तो 52 बार जाएगा और 1 दिन क्या बचेगा दोस्तों, शेष बचेगा। अब 1 दिन शेष बचेगा, 1 दिन क्या होगा दोस्तों, शेष बचेगा। तो आपको मालूम है कि सर 1 दिन शेष बचेगा। अब हमें 1 जनवरी का वार पता है और आगे का निकालना है 31 दिसंबर का। तो सिंपल सी बात है सर, वेडनेसडे के अंदर
एक जोड़ देंगे तो वेडनेसडे में एक जोड़ते क्या आ जाएगा, थर्सडे, यानी हमारा गुरुवार। गुरुवार क्या होगा दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। तो याद रखना प्यारे मित्रों, सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है वह उसी वार को समाप्त होता है, और लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है वह उससे अगले वार को क्या होता है दोस्तों, समाप्त होता है। इसके बाद देखिए छोटी छोटी कुछ बेसिक बातें और हैं जो आपको एनी टाइम याद रखनी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जब याद रहेगी तो प्रश्न को सोल्व करते समय आपको सेकंडों का समय भी नहीं लगेगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, यदि किसी महीने में 29 दिन हो। अब ध्यान देना दोस्तों मेरी बात पर, 29 दिन, आपको पता चला सर 29 दिन तो केवल फरवरी के महीने में होते हैं, और वो भी वर्ष कौन सा होना चाहिए, लीप वर्ष होना चाहिए, क्योंकि फरवरी उस महीने में होंगे जो 4 साल में एक बार आएगा, और 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है। तो लीप वर्ष का जो फरवरी महीना है उसमें 29 दिन होते हैं। तो अगर किसी महीने में दोस्तों 29 दिन होते हैं, वह जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को क्या होता है दोस्तों, समाप्त होता है। जानिए कैसे, समझना मेरी बात को। 29 दिन तो केवल फरवरी में हो सकते हैं और किसी भी महीने में दोस्तों नहीं हो सकते। एक बात मुझे बताइए, अगर 1 फरवरी को मंगलवार है, सुनिए दोस्तों, 1 फरवरी को क्या है, मंगलवार, तो आपको बताना होगा कि 29 फरवरी को कौन सा वार आएगा। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि यदि किसी महीने में 29 दिन हो तो उस महीना यानी वह महीना जिस वार को प्रारंभ होगा उसी वार को क्या होगा दोस्तों, समाप्त होगा। यानी 1 फरवरी को मंगलवार है तो निश्चित रूप से 29 फरवरी को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। देखो कैसे होगा, मैंने कहा 1 फरवरी से लेकर आपको क्या करना है, 29 फरवरी के बीच का अंतर निकालना है। अंतर निकालने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया जाता है। तो 29 में से अगर आप लोग 1 को घटाएंगे दोस्तों तो आपके पास बचेगा 28। 28 में जब 7 का भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, यानी शेष आपके पास कुछ नहीं बचेगा, 0 शेष बचेगा। और शेष जब 0 बचता है तो निश्चित रूप से आपका आंसर वही दिन आता है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों कि जिस महीने में 29 दिन होते हैं वह जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को क्या होता है, समाप्त होता है। अब मैंने आपसे कहा यदि किसी महीने में 30 दिन हो तो वह जिस वार को प्रारंभ होता है दोस्तों उससे अगले वार को क्या होता है, समाप्त होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है, मान के चलिए मैंने आपसे कहा कि 1 अप्रैल, मैंने कहा 1 अप्रैल को शनिवार है। आप कहोगे सर 1 अप्रैल को शनिवार है, तो बताओ अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है अप्रैल के महीने में 30 दिन होते हैं। तो 1 अप्रैल को शनिवार है, तो बताओ 30 अप्रैल को कौन सा वार होगा। तो एक बात बताओ बच्चों, अभी मैंने आपसे कहा कि हमें क्या निकालना होता है, दिनों के बीच का अंतर, यानी 1 से 30 दिन, तो बीच का अंतर निकालेंगे तो 30 में से घटा देंगे 1, यानी बचेगा 29। 29 में 7 का भाग दोगे तो 4 बार पूरी बार जाएगा, और शेष क्या बचेगा दोस्तों, 1 शेष बचेगा। जब शेष 1 दिन बचेगा तो आपको पता है कि सर आगे का पूछ रहा है तो 1 दिन जोड़ दो। भाई शनिवार में 1 दिन जोड़ोगे तो आपका जो सही आंसर आएगा बॉस वो क्या आ जाएगा, रविवार। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया।
उम्मीद करूंगा यहाँ तक आप सभी लोगों ने नोट किया होगा। तो इसी प्रकार आप लोग आगे तक कंटिन्यू पढ़ते रहिए और मेरा वादा है इसके बाद आपको कैलेंडर में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी। देखिए आगे बात करें। फिर मैंने आपसे कहा दोस्तों कि मान के चलिए यदि किसी महीने में 31 दिन हो। अब 31 दिन मान के चलो, मार्च की बात करता हूं। मैंने कहा 1 मार्च को साहब शुक्रवार है। बताओ दोस्तों 31 मार्च को कौन सा वार होगा? तो देखो आपने क्या पढ़ा कि सर 1 मार्च को शुक्रवार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बताओ 1 मार्च को शुक्रवार है तो 31 मार्च को कौन सा वार होगा? तो याद रखना एक इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये आती है कि जिस महीने में 31 दिन होते हैं वह महीना जिस वार को प्रारंभ होता है उसके 2 दिन बाद क्या होता है दोस्तों? समाप्त होता है। देखो कैसे, दिनों के बीच का अंतर निकालेंगे। तो दिनों के बीच का अंतर निकालेंगे यानी 31 में से 1 को घटा देंगे तो अंतर कितना आएगा? 30 दिनों का। 30 में 7 का भाग देते हैं तो ये 4 बार जाता है और 2 क्या बच जाता है दोस्तों? हमारा शेष बच जाता है। आगे का पूछ रहा है 2 को जोड़ दो, शुक्रवार में 2 जोड़ दो, शनिवार रविवार, यानी रविवार क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो याद रखना ये करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जिस महीने में 31 दिन होते हैं वह जिस वार को प्रारंभ होता है उसके 2 दिन बाद क्या होता है दोस्तों? समाप्त होता है। वेरी गुड। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों कि 1 ईस्वी सन। समझिए बहुत अच्छी बात है आपके लिए और ऐसी चीज़ है कि कई बार हमारे से ना इस प्रकार का बेसिक प्रश्न पूछ लिया जाता है और हम लोग इसको क्या हल्के में लेकर टाल देते हैं, जिसकी वजह से कई बार गलती हो जाती है। तो देखो 1 ईस्वी सन, याद रखना 1 ईस्वी सन को कौन सा वार था? तो आप लोग याद रखोगे 1 ईस्वी सन को क्या था दोस्तों? सोमवार। और डेट क्या थी आपकी? 1 ईस्वी सन को आप लोग 1 AD भी कह सकते हैं। याद रखना 1 AD या 1 ईस्वी सन का मतलब एक ही होता है, यानी आप लोग क्या कहोगे? 1 जनवरी। तो बताओ 1 जनवरी यानी 1 ईस्वी सन यानी 1 AD को कौन सा वार था? तो आपका आंसर होगा क्या? सोमवार। और आप सभी जानते हैं कि सप्ताह का जो प्रथम वार होता है दोस्तों, यानी सप्ताह का जो सबसे पहला वार होता है वह सबसे पहला वार कौन सा होता है? तो वो भी होता है दोस्तों आपका सोमवार। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ से आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलेगी जिसमें हमें किसी भी कंडीशन में कभी भी गलती नहीं करना। ध्यान से सुनिएगा आप लोग मेरी बात को, बहुत अच्छी चीज़ आप लोग सीखने जा रहे हैं यहाँ पर। देखो मैंने कहा प्यारे दोस्तों आपसे कि लगातार 100 वर्षों में, देखो लगातार 100 वर्ष, अब लगातार 100 वर्ष का मतलब हो गया दोस्तों 1 से 100। भाई लगातार 100 का मतलब क्या हो गया? 1 से 100। लगातार 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? ये बात आपको प्यारे मित्रों ज्ञात करनी है। देखो आपके मन में आया कि सर आपने थोड़ी देर पहले हमें एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि जब भी लीप वर्ष का पता करना हो तो किसका भाग देते हैं? 4 का भाग देते हैं। अब आप लोग क्या करोगे कि सर 100 में 4 का भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, मतलब 25 लीप वर्ष आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना 25 आपका गलत आंसर होगा। सुनिए 25 आपका गलत आंसर क्यों होगा और 25 की जगह आपका सही आंसर क्या होगा उस बात को समझिएगा। 100 की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो 100 गिना जाता है शताब्दी में, यानी 100 में 400 का भाग नहीं जाता है। जब 100 में 400 का भाग नहीं जाता है तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे दोस्तों? 99 लेंगे।
ठीक है। 99 में जब हम लोग 4 का भाग देंगे प्यारे दोस्तों, तो 4 का भाग जो है वो कितनी बार जाएगा हमारे पास? 24 बार जाएगा। 24 बार जाएगा, यानी लगातार 100 वर्षों में दोस्तों 24 क्या होते हैं? लीप वर्ष होते हैं। एक बात बताइए, 100 वर्ष है, 100 में अगर 24 लीप वर्ष आ गए तो 100 में से 24 को जब हमने घटाया तो घटाते हमारे पास कितना बचा? तो यह आएगा दोस्तों 100 माइनस का 24, यानी बराबर आ जाएगा 76। तो बताओ 76 जो है वो क्या होगा प्यारे दोस्तों? हमारा साधारण वर्ष। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग नोट कीजिए कि लगातार 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24 होती है। जब लीप वर्षों की संख्या 24 होती है तो 100 में से 24 घटाते साधारण वर्षों की संख्या कितनी आ जाती है? 76 आ जाती है। आगे देखो, अब फिर आपको कंफ्यूज करने वाला प्रश्न मिलेगा, वो फिर आपको एग्जामिनर यहाँ पर कंफ्यूज करेगा और वो फिर आपसे पूछेगा कि बताओ रे, लगातार 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? अब पता है आपका दिमाग कहाँ दौड़ेगा। आप बहुत इंटेलिजेंट हो क्योंकि आपने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है, तो आप तो सीधा सा पढ़ लिए साहब। अरे क्या सर ने बताया था लगातार 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं। क्या साहब लगातार 100 वर्षों में अगर 24 होते हैं तो 24 को 4 से गुणा कर दो, यानी लगातार 400 वर्षों में कितने आ जाएंगे? 96। अरे सबसे पहला ऑप्शन आपको वही देगा जिसके ऊपर आप लोग टिक करके आओगे और परिणाम आएगा आपका आंसर गलत। फिर आप कंफ्यूज हो गए कि यार सर ने तो गलत बात बता दी, हमारा तो आंसर ही गलत हो गया। तो सही बात सुन लो ताकि ऐसी गलती आपसे नहीं हो। सुनो सही बात क्या है। लगातार 100 वर्षों में लीप वर्ष होते हैं 24। जब लगातार 400 वर्षों का निकालोगे तो 24 को गुणा करोगे 4 से, 24 चौक 96। और अभी मैंने आपको बताया कि 400 जो है दोस्तों ये क्या है? आपकी लीप शताब्दी। क्यों है? क्योंकि 400 में 400 का भाग जाता है। 400 में 400 का भाग जाता है एक बार, तो प्लस 1 कर दो, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 97। तो आपने जाना लगातार 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24 होती है, लेकिन लगातार 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 97 होती है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप सभी प्यारे मित्रों को यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो एक बार जल्दी से आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक लाइक, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। आगे देखिए दोस्तों, अब कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है जो आपके सामने प्रस्तुत है। देखो, 2 मार्च को बुधवार हो तो बताओ 26 मार्च को कौन सा वार होगा? एक अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि बताइए, अगर 2 मार्च को बुधवार है, अगर 2 मार्च को क्या है? बुधवार यानी वेडनेसडे है, तो आपको बताना है यहाँ पर कि 26 मार्च को कौन सा वार होगा। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व हम लोग किस प्रकार से करेंगे। हमने पढ़ा कि 2 मार्च को बुधवार है, बताएंगे 26 मार्च को क्या वार होगा। तो मैंने आपसे कहा हमें क्या करना होता है? दिनों के बीच का अंतर ज्ञात करना होता है, और दिनों के बीच का अंतर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो 2 मार्च 26 मार्च, यानी 26 में से 2 को घटाया, बचे कितने? 24। 24 में भाग देंगे किसका? 7 का, तो जाएगा 3 बार 7 या 21। 24 में से 21 घटाए तो शेष कितने बचे? 3 दिन। 3 दिन शेष बचते हैं। आपको शेष ज्ञात करना होता है। याद रखना, कई बार ये मत सोच लेना कि भाग कितनी बार जाता है और वही आप आंसर देख लो, गलत हो जाएगा।
जितना शेष बचता है उसके आधार पर आपका आंसर निकलेगा। तो 7 का भाग दिया 24 में 3 बार गया यानी 21 आए। 24 में से 21 घटाते बचे कितने 3 दिन शेष बच गए। अब देखो आपसे आगे का पूछा है तो सिंपल सी बात है कि वेडनेसडे में 3 दिन जोड़ दो यानी गुरुवार शुक्रवार शनिवार। बताओ करेक्ट आंसर जो आपका होगा दोस्तों वो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, शनिवार। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 5 मई को सोमवार हो तो बताओ 31 मई को कौन सा वार होगा। मैंने आपसे पूछा कि अगर 5 मई को साहब सोमवार है तो बताओ रे 31 मई को कौन सा वार होगा। तो आप कहोगे सर 5 मई। देखो एक तो महीना कौन सा काम में आया, मई। एक काम में आएगा जून, एक काम में आएगा देखो, अच्छा मई दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है। सुनो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। देखो 5 मई को सोमवार हो तो 31 मई को कौन सा वार होगा। अब महीना समान है तो आपको चाहिए दिनों के बीच का अंतर। 31 मई है और 5 मई है यानी 31 में से 5 घटाया तो बचे कितने दोस्तों, हमारे पास बचेंगे 26 बच गए। ठीक है चलो, यानी 5 मई से लेकर 31 मई के बीच में दिनों का अंतर कितना आएगा दोस्तों, 26 आएगा। 26 के अंदर हम लोग भाग देंगे किसका, 7 का। 7 या 21 3 बार जाएगा, 3 मत लिखना, नहीं 3 बार में आएंगे 21। 26 में से 21 घटाया बचे 5 यानी शेष बताओ कितने बचे दोस्तों। आप कहोगे शेष जो बच रहा है वो आ रहा है सर हमारा कितना, 5 दिन। शेष 5 दिन बचे, मतलब आगे का पूछ रहा है तो जोड़ दो और पीछे का पूछ रहा है तो घटा दो। तो बताओ सोमवार से 5 दिन आगे यानी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। फिर बताओ शनिवार क्या होगा आपका दोस्तों करेक्ट आंसर। तो 31 मई को कौन सा वार हो जाएगा, आप कहोगे सर 31 मई को हो जाएगा हमारा शनिवार। क्लियर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए दोस्तों आज का। 10 मार्च 2003 को शुक्रवार हो तो बताओ 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा। अब सुनिए आज के क्लास में हमने जितना भी पढ़ा उसको आप लोग ढंग से नोट कर लीजिए, और फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार आप लोग इस क्लास को पुनः देखिए, आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 10 मार्च 2003 को शुक्रवार हो तो बताओ 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको दोस्तों होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोग सभी सोल्व करोगे। अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको दिक्कत आती है तो अगली जो क्लास होगी उसमें आपको इसका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अगली क्लास में यही से स्टार्ट करूंगा जिसमें आपको नई बातें सीखने को मिलेगी। हम विषम दिनों के आधार पर भी क्या निकालेंगे, वार का डिसीजन करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद जय भारत। दोस्तों इस क्लास को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करना।